Assalamu alaikum again. I think on the note of identity and integration, I think it's a complex challenge, but I think at a high level the solution is quite simple. It's just about having an open mind and exposure to the society you're in, not being tunnel visioned, not only grouping and being with people that look like you, but being able and willing to engage with others that look and think differently to you. And I think that's the most important thing. Just having an open mind and not having any sort of exclusionary thoughts either. And I think especially between British and Asian culture, I think a really important thing is not to have an initial thought that there has to be a conflict between the two. If we focus on the positive aspects of British culture and we focus on the positive aspects of South Asian culture, then there's no conflict, because we're focusing on what both cultures can offer and how both cultures can enrich ourselves. Thank you. Thank you so much. इसके बाद प्लीज लाइन में चल रहे हैं, सीधे लाइन में चलते हैं ताकि मेरा ख्याल से सब अपने तौर पे तैयार होंगे. हाँ, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया, मधु किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए. और मेरा ख्याल से मौका अच्छा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच की इधर इनिंग्स ब्रेक हो रही है, तो शायद थोड़ा तवज्जो भी मिल जाए बीच में. पहले तो मेरा ये ख्याल है कि जो शनाख्त है इंसान की और जो फिर उससे आगे वो इंसान असिमिलेशन की जो तहरीर चलती है और तहकीक चलती है, उसकी बुनियाद ज़बान होती है. पहली बात ये कि अगर आप अपने बच्चों को और आगे उनके बच्चों को अपनी आइडेंटिटी के से हामिल रखना चाह रहे हैं तो उन्हें उर्दू सिखाने की बहुत ज़रूरत होती है. Very good. Yeah. और उर्दू में देखिए, मेरा आपने जो तारुफ़ करवाया था वो ये था कि मैं महापारा सफ्तर का बेटा हूँ. वो ख़बरनामा पढ़ती थी. मेरे वालिद सफ्तर हमदानी मरसिया कहते हैं, दुनिया के बड़े मरसिया निगारों में उनका नाम है. मेरे दादा ने पाकिस्तान बनने का ऐलान किया था, उन्हें चलती फिरती लुग़त कहते थे लोग. तो मेरा मामला अलग है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, जिस बुनियाद पे मैं यहाँ आपके सामने आज बैठा हूँ, वो बुनियादी चीज़ ये है कि मुझे घसीट के इन तकरीबों पे लाया जाता था. और जब हम छोटे थे, और छोटे से मेरा मुराद है कि 5-10 साल के थे, तो बहुत बुरा लगता था, बहुत बोरियत होती थी. फिर आगे आके हमें समझ आया कि जब हम अपनी लोगों से मिलना चाहते हैं, जब बात करना चाहते हैं, तो ये जो बचपन में हमारे साथ हुआ था, क्योंकि बचपन में हमारे साथ हुआ था, हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं थी इस मामले में, अब हम आगे ख़ुद कर रहे हैं. तो ये चीज़ें आपको नस्लन विरासत में मिलती हैं, विरसे में मिलती हैं अपने वालिदैन से, जो उन्हें अपने वालिदैन से मिली हैं. और अगर आप ये तहकीक आगे चलाना चाह रहे हैं तो आपका भी यही ज़िम्मा बनता है कि आप भी अपने बच्चों को लाएं इन जैसी तकरीबात में. बिल्कुल ठीक कहा आपने. अब ये बताइए कि बच्चों को कैसे परसुएड किया जाए, क्योंकि उनका एक टोटली डिफरेंट कल्चर में उनकी एक इर्द गिर्द जो है वो आप ये बताएं, क्योंकि आपका ज़ाती एक्सपीरियंस है. आई वुड लाइक टू नो एज यंग पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या चीज़ है कि हम बच्चों को किस तरह से बताएं कि वो इसमें इंटरेस्टेड हों. देखिए, पहली बात ये थी कि अक्सर बच्चे उर्दू समझ सकते हैं बचपन में अपने, क्योंकि उनके माँ बाप, उनके नाना नानी, दादा दादी उर्दू में बात कर सकते हैं, बात करते हैं उनसे, लेकिन जवाब हमेशा अंग्रेज़ी में मिलता है. जी बिल्कुल, यही बात है. और इसकी एक वजह ये होती है कि बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो अक्सर 2-3 ज़बानें सीख रहे होते हैं एक साथ. तो वो मैंने अपने भी घर में देखा है कि थोड़ा मजाक बनता है, कि दाल और डाल मिल रही है, नहीं मिल रही, हो रहा है, नहीं हो रहा. तो इन चीज़ों पे पहले बच्चों को इनकरेजमेंट देनी चाहिए कि वो फिर ऐसी तकरीबात में आएँ और फिर उन्हें समझ आए कि हो क्या रहा है. पहली बात ये. और फिर दूसरी चीज़, मुझे पता है कि आगे भी लोगों ने राय देनी है कि उन टॉपिक्स पे बात की जाए जिन पे बच्चों को इंटरेस्ट हो, जिन तरीक़ों से वो उनका ध्यान ना बटे. तो आजकल के ज़माने में आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो रील्स, म्यूज़िक, मौसीकी, इन सब तरीक़ों से जो बच्चे मतलब इंगेज रहते हैं, उन चीज़ों से मेरा ख्याल से बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. मुज़म्मिल, आपसे भी यही क्वेश्चन है, आप अपने तौर पे जो भी. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि जो आइडेंटिटी असिमिलेशन है,
یہ ایک بہت کمپلیکس اور رادر سبجیکٹو ایک ٹاپک ہے، اور اس وقت جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے آل اوور یورپ، یو کے یا یو ایس کے اندر، یہ بہت ریلیونٹ ٹاپک بھی ہے. سو آڈینس کے لیے پہلے تو بریفلی ہم یہ دیکھیں گے کہ آئیڈینٹی اسیمیلیشن ہے کیا. جی بالکل، یہ ذرا ایکسپلین کریں. So, identity assimilation is a process, or I would rather say a so-called societal process, where individuals or groups of individuals adopt beliefs and culture of the society in terms of the dominant culture. اب میں دو حوالوں سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا، تین حوالوں سے انفیکٹ. جو پہلا میرا کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ if you want to adequately look into identity assimilation, you can't look into it in alienation with racism. Number two, جب آپ identity assimilation کی بات کرتے ہیں, so you cannot look into it without looking into the rampant reality of inequalities in a society and the class struggle. اور تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ resilience. So coming to the first point, racism, اگر ہم یورپ کے اندر یا یو کے اندر یا یو ایس میں اس کی ویریس فارمز دیکھیں، جس میں کلچرل آئیڈینٹی ہے، ریلیجیس آئیڈینٹی ہے، اس کے اندر پھر ریشیل آئیڈینٹی ہے، اور آج کل یہ سو کالڈ ایک ٹرم چل رہی ہے برٹشنیس. اور یہ ٹرم ان اٹ سیلف ایک اور چیز کو جنم دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ واٹ از بینگ نان برٹش. سو جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں یا جو برٹشنیس کی کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دوز ہو لک ڈفرنٹ. اب اس میں صرف فار رائٹ نہیں ہے، اس کا شکار بہت سارے لبرلز بھی ہیں. جیسا کہ اگر ہم دیکھیں 70s اور 80s کے اندر اس حوالے سے کچھ رائٹس ہوئے، اور اگر ہم اس کی ہسٹری میں فردر جائیں تو جو انڈر نیو لیبر ٹونی بلیئر سے آن ورڈ، جیک اسٹرا یہ کہتا تھا کہ ویل از اے ویزیبل اسٹیٹمنٹ آف سیپریشن اینڈ ڈفرنس. سو ایک طرف یہ جو لبرلز ہیں وہ برٹشنیس کو یا آئیڈینٹی اسیمیلیشن کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ مائنورٹیز کو ریکگنائز کریں، ہاؤ ایور ڈو ناٹ ریکگنائز دی پرائمیسی آف دی مائنورٹیز ان ٹرمز آف اے کلاس کانفلکٹ. اور اس کو اگر آپ فردر آگے بڑھائیں، جس طرح کچھ دن پہلے جو 1,30,000 لوگ جمع ہوئے سینٹرل لنڈن کے اندر، جی جو پروٹیسٹ ہوا ہے، اور اس میں جو لوگ ہیں وہ یہاں تک اب آگے بڑھ گئے اور وہ برٹشنیس میں یہاں تک کہتے ہیں کہ جو امیگرینٹس ہیں دے آر نان برٹش. اب اس میں سوال یہ ہے، اب اس کو میں لنک کرتا ہوں جو کلاس کا کویسچن ہے. وہ جو 1,30,000 لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی اگر آپ میجورٹی دیکھیں گے تو میجورٹی جو ہے وہ ورکنگ کلاس ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آج ان کے ساتھ کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ وہ ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ شاید جو پروگریسو لوگ ہیں، جو لیفٹ کے لوگ ہیں، وہ اپنا جو آلٹرنیٹو ہے وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا پائے، اس کو موو فارورڈ نہیں کر پائے جس طرح یہ لوگ کر پائے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا وجہ کہ پروگریسو پیپل جو ہیں جس طرح سے فارورڈ کر سکے؟ ریزن کیا ہے؟ میرے خیال میں اب جو تیسرا پوائنٹ ہے، اگر ہم ریزیلینس کی طرف آئیں، اور میں کلوزنگ کی طرف آتا ہوں کہ ٹائم بہت مختصر ہے، میں تو آئیڈینٹی اسیمیلیشن کو صرف جیسا میں نے پہلے کہا سوشل انیکوالٹیز اور کلاس اسٹرگل کے اندر ہی مجھے اس کی سمجھ آتی ہے. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم اس لیے آگے نہیں بڑھا پائے کہ ہم اپنا جو ویژن ہے، جو ہمارا موقف ہے، ہم اس طریقے سے اس کو آگے نہیں رکھ پائے، اور اپنے موقف کو آگے موو فارورڈ کرنے کا ایک جو بیسٹ وے فارورڈ ہے وہ پولیٹیکل اسٹرگل ہے. شاید ہم اس طریقے سے پولیٹیکل اسٹرگل کے ذریعے اس کو آگے نہیں بڑھا پائے. اور فائنلی میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک سوال ہے ویلیوز کا، تو ویلیوز شوڈ بی سملر فار ایوری ون. Values should be values for everyone and not a possession of a so-called imagined culture. Thank you. Okay, thank you so much. اب میں قادر سر کے ساتھ پلیز آپ اس کے اوپر اپنے لفظوں میں روشنی ڈالیں. بڑی مہربانی. اصل میں ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے
اور اس کے ڈائمینشنس اتنے ہیں، اسپیشلی ڈائسپورا اور اپنی آئیڈینٹی، ریزیلینس وغیرہ وغیرہ. تو میں تھوڑے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا پسند فرماؤں گا آپ دوستوں کے سامنے کہ میری نظر میں ہمیں مائیگریشن کے بعد جس بھی ملک میں ہم جا کے امیگرینٹس بنتے ہیں تو وہاں ہمارا وہوار کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگر آپ کے بچے اس ملک میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں گرو اپ ہوتے ہیں، تو ان کے چیلنجز کیا ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کس قسم کا وہوار ہونا چاہیے. تو میں جیسے ہمارے ساتھی نے مینشن کیا کہ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، کسی حد تک تو میں اس کو جائز بھی سمجھتا ہوں اور میں ان کا حق بھی سمجھتا ہوں. یہ ان کا ملک ہے، یہ ان کی زمین ہے، یہ ان کی دھرتی ہے. اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کوئی باہر کا بندہ آ کے میرے اوپر اپنا کلچر امپوز کر رہا ہے، اپنا مذہب امپوز کر رہا ہے اور مجھے ہراس کرتا ہے کلچر کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، اگر وہ انسیکیور محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے روڈ راستے پہ آتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے، تو میری نظر میں یہ میری پرسنل رائے یہ ہے کہ یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے کلچر کو، اپنی زمین کو پروٹیکٹ کرے. یہ ہم سب کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اگر ہم جس ملک سے میجارٹی ہم یہاں پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اپنے صوبوں کے حوالے سے کتنے ایگریسو اور کتنے نیشنلسٹ ہیں. سندھی پنجابی کو برداشت نہیں کرتا، بلوچ پنجابی سندھی کو برداشت نہیں کرتا اپنی زمین پہ. تو سر کیا بولے؟ سر مہاجر تو پوری، اگر آپ سندھ کے مہاجروں کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو تو میں اپنی سندھ دھرتی کا وارث سمجھتا ہوں. وہ تو مالک ہیں، جیسے میں مالک ہوں تیسے وہ مالک ہیں. میری نظر میں وہ مہاجر نہیں ہے، میری نظر میں وہ سندھی اور پاکستانی واٹ ایور، لیکن جس دھرتی پہ رہتے ہیں وہ اس کے مالک ہیں. اگر کسی کی مینٹلٹی ہے وہ نہیں سمجھتا اس کو اپنا وطن، تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. لیکن میں بینگ اے سندھی، جو میری دھرتی پہ رہتا ہے وہ اس کا مالک ہے. تو ہمیں کم از کم جس ملک میں ہم امیگرینٹس بن کے جاتے ہیں، یو کے میں آئیں، امریکہ جاؤ، یورپ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، تو ہمیں کچھ نہ کچھ لینا دینا پڑے گا. آپ اگر اس خیال میں ہیں کہ آپ اس ملک میں جائیں گے اور سب کچھ آپ اپنے ملک کا لے جائیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ نہ اٹھیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ کلچر، نہ شادی، نہ غمی، تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہے. ہمیں کچھ نہ کچھ اکوموڈیٹو اپنی مینٹلٹی، اپنی ذہنیت کو کرنا پڑے گا. اگر آپ انگلینڈ میں آئے ہیں تو ہمارا تو حال یہی ہے کہ ہم کم از کم، میرے جو فرینڈ سرکل ہے اس ساری فرینڈ سرکل میں کوئی انگلش دوست نہیں ہے، کوئی انگلش فیملی فرینڈ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھو، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کلچر انٹروڈیوس کرو. نیور. تو آپ یہ بتائیں گے اس کی وجہ ہم لوگ ہیں یا کہ ہماری ایک ثقافت ہے جس کو شاید ہم یوز نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیونکہ دیکھیں بہت زیادہ بھی ہم ان کے ساتھ انٹرگیٹ کریں گے تو ہمیں اپنے بچوں کا جو ایک وہ ہوتا ہے تہذیب و کلچر سے دور ہٹ جانے کا بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. میں آتا ہوں بچوں پہ، جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے ہی بچوں والا. جی بالکل. وہ یہ ہے کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں تو ایک ہاری مزدور کا بیٹا ہوں، دبئی کمانے آ گیا، اس کے بعد مجھے اپرچونٹی مل گئی، میں آ گیا یہاں. بچے میرے دبئی میں پیدا ہوئے، وہیں بھی انگلش اسکول میں تھے، ان کے ٹیچر برٹشر تھے، اور پھر یہاں آ گئے پرائمری اسکول میں. اب اگر میں سوچوں کہ میرا بچہ سندھی بھی رہے اور
5 वक्त नमाज भी पढ़े यानी मुस्लिम भी रहे और अपने साथ टोपी और अजरक भी पहना रखे, तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ी कंट्रावर्सी है हमारी, हमें इस कंट्रावर्सी से निकलना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को जिस कल्चर में आपके बच्चे ग्रो अप हो रहे हैं, मैं सिंधी क्यों हूँ, मैं पंजाबी पठान क्यों हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पला पड़ा हूँ। मैं अजरक पहनता हूँ, टोपी पहनता हूँ, पंजाबी धोती पहनता है, खुस्सा पहनता है, क्योंकि वो उसका कल्चर का हिस्सा है। आपका बच्चा ग्रो अप यहाँ हुआ है, आप उसको कहते हैं कि टोपी और अजरक पहनो, हाउ इज पॉसिबल? ये जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन आप ये भी देखें कि हमारी जो जनरेशन जो यहाँ पैदा हुई है, 3rd और 4th जनरेशन, और उन्होंने अपने मज़हब को बहुत स्ट्रांगली किया हुआ है। आपको हर मोहल्ले की मस्जिदों में फ्राइडे को बच्चे अबाए पहने हुए, ख़वातीन नकाब किए हुए नज़र आती हैं। ऑल्दो दे आर लिविंग एंड बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, उनका बैलेंस कैसे हो, ये आप नहीं। सबको हक है अपने मज़हब को प्रोटेक्ट करे, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस ज़मीन पे आप रहते हो उन लोगों का कल्चर क्या है, उनका मज़हब क्या है, और किस आर्ट और किस कला के साथ आपको अपना मज़हब, अपना कल्चर भी बचाना है, उन लोगों के साथ भी चलना है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर, मेरी कल बेटी यहाँ थी जी, मैं उसको ले आया, उसने अजरक पहना। आज सुबह मुझे आई, बाबा मुझे 120 पाउंड आप दें। मैंने कहा क्यों भाई, खैर तो है। उसने कहा बेटा बाबा मैंने कल 6 आपके कहने पे 6 बंदों को अजरक पहनाई ना, पर पर्सन 20 पाउंड। शी इज अ वेरी गुड बिजनेस वुमन। तो मैंने कहा बाबा आपको मैं वैसे दे देता हूँ, लेकिन ये तो तुम्हारे और मेरे कल्चर का हिस्सा है। Sure. तुम्हारे बाप दादा का वो कल्चर है, उसको आपने इंट्रोड्यूस किया, स्टेज पे पहना। कंट्रावर्सी बहुत बड़ी है बच्चों और हमारे दरमियान। उसका असल में जो जिस कल्चर में बच्चे ग्रो अप हैं और जिस कल्चर से हम ग्रो अप होके आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी दीवार है। इतनी बड़ी दीवार है कि अगर आप उसमें सरेंडर नहीं करोगे और आप अपने बच्चों पे वो सारी चीजें अपनी इंपोज करोगे, तो या आप साइको पेशेंट हो जाओगे या बच्चों को मरीज करोगे। ये बात सीधी है। वो असल बात है ना कि बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा बात आपको उनकी माननी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तनवीज़ मां साहब प्लीज, आप इस हवाले से कुछ बात करें और हमें जरा। सरकी साहब ने बहुत सारी बातें की हैं, जिनमें कुछ चीज़ों के ऊपर मुझे तो इख्तलाफ है और कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक भी है। जो इन्होंने बात की है कि यहाँ पे एक सारा सिलसिला जो हो रहा है इस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो लोग आए हैं, दे डिड नॉट कम हियर बाय चॉइस। एब्सोल्युटली जी। ये एक यूनिवर्सल ऐसा फिनोमेना है जिसमें इम्पीरियलिज्म ने दुनिया के ऊपर ऐसे दरवाजे बंद किए कि उसके नतीजे में लोगों को निकलना पड़ा। आज आप फ़लस्तीन देख लें जी, आज आप सब कॉन्टिनेंट भी देख लें, मिडल ईस्ट सारा देख लें, आपने देखा कि इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, शाम के अंदर। अब आप उन लोगों को कहेंगे कि वो वहीं पे मरें, अगर वो इमिग्रेंट होते हैं तो ये उनका जुर्म हो गया। ये मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात, ऐसा नहीं है। आपने अगर एक इकोनॉमी जो कि एफ्लुएंट इकोनॉमी है, जो कि कैपिटलिज्म के अंदर ग्रो हुई है, उसने जो दुनिया के अंदर दौलत कमाई है, वो सारी की सारी दौलत इन्हीं तरक्की पजीर ममालिक की दौलत लूट के बनाई है। इन्होंने वहाँ जाके राज किया, इन्होंने वहाँ पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के कवानीन बनाए, वहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस की जिसके नतीजे में वहाँ के लोगों को आज तक अपना सर उठाने का मौका नहीं मिला। वहाँ पे इन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमतें इंस्टॉल की, वहाँ पे इन्होंने अपनी मर्जी की क्लास वहाँ पे बनाई, जिसके नतीजे में वहाँ पे एक वर्किंग क्लास के लिए वो मौके ही नहीं रहे कि वो वहाँ पे जी सकें। अब आप दुनिया के अंदर लोगों को सांस लेने का हक तो नहीं छीन सकते। अगर लोगों ने सांस लेना है, अगर आपको एक जगह पे सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन कम हो गई है, आप निकलेंगे बाहर, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल रही है आप जाएंगे वहाँ। अगर आज दुनिया के अंदर लोग यहाँ पे आए हैं, वो अपनी उन तमाम प्रेशर्स,
उन तमाम वो तमाम आपको तो पता है इन चीज़ों का, जो जी, सियासी बिल्कुल। प्रेशर्स होते हैं, बिल्कुल जी। इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, वहाँ पे कल्चरल प्रेशर्स हैं। अब जहाँ पे औरत जो है वो मार खाती है बंदे से, औरत जो है उसका जिसकी कल भी बात हुई थी, औरत के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटीज़ के अंदर है वो यहाँ तो नहीं है। अब वहाँ पे जो औरत एक तवील अरसा उस बात की यूज टू हो चुकी है, उसकी आदी हो गई है उस सप्रेशन को बर्दाश्त करने की, उस तरह की जो ट्रेडिशनल रवायात हैं उनमें रहने की, आप उससे तवक्को कर रहे हैं कि वो यहाँ आते ही मॉडर्न हो जाए। अगली जनरेशन तो हो सकती है अगर वो बाहर आई है, उससे अगली हो सकती है, लेकिन ये अगर तवक्को की जाए कि जो लोग इमिग्रेंट जिन्होंने आधी ज़िंदगी किसी और एक बड़ी पसमानदा एक सकाफत में गुजारी है, पसमानदा रहन सहन में गुजारी है, उनसे अगर आप एक बड़ी एक मॉडर्न लाइफस्टाइल तवक्को करें कि वो वहाँ पे रहेंगे, उनके लिए मुमकिन नहीं है। ये तो एक बड़ी एक स्लो प्रोसेस है इंसानों का, जहाँ पे लोग बढ़ेंगे और आगे एक अडेप्टेशन होगी और नई सोसाइटी बनाएंगे। अब इसके अंदर जो अहम चीज़ है जिसका उन्होंने कहा कि उनको इस बात का हक था कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन करें, क्या सोसाइटीज़ के अंदर रियासत नफ़रत फैलाने को हक समझती है? ये एक बड़ी हैरान कुन सवाल है कि अगर रियासत जो है वो नफ़रत को फैला देने को एक राइट के तौर पे इजाज़त दे रही है, इसका मतलब है कि उसका एजेंडा कुछ और है, उसके मफादात कुछ और हैं, वो जिससे अपने कोई सियासी अचीवमेंट करना चाहती है। जी बिल्कुल। तो ये तो बात इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे एक असिमिलेशन की सोसाइटी के अंदर हमारी जनरेशन को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। उसके अंदर हमारी ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है जो इन्हीं स्कूलों में पढ़ रही है, जहाँ के गोरे के बच्चे भी पढ़ते हैं, जहाँ पे काले भी अफ्रीकी भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी सारे पढ़ रहे हैं, साउथ एशिया के सारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर एक कल्चरल असिमिलेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे पेरेंट्स की जो हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, जिन्होंने आधी ज़िंदगी वहाँ आधी यहाँ गुजारी, वो एक इस किस्म का माहौल पैदा करें कि उनके घरों में भी जो ये कह रहे थे उनकी गोरियाँ फ्रेंड भी हों, गोरे फ्रेंड्स भी हों, उनके घर आएँ बैठें। उसके अंदर बहुत सारी कल्चरल लिमिटेशंस हैं, वो होती हैं। ज़रा एक सिविलाइजेशंस का, जिसको कहते हैं कि सिविलाइजेशन का कोई क्लैश हो रहा है या सिविलाइजेशन के अंदर कोई ऐसी कोई फॉल्ट लाइन्स आ गई हैं जहाँ पे ये मसले शायद मुमकिन नहीं रहे। ये मुमकिन तो हैं ये, लेकिन यहाँ की जो रूलिंग क्लास है जो कि इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 1/6 है, सिर्फ 1/6 है, और वो कंट्रोल करना चाहती है सारी दुनिया को। वो उन तमाम हेट्रेड के मौके को ज़ाया नहीं होने देती कि जो मौके उनके हाथ में आते हैं और वो अल्टीमेटली हम लोगों को दुनिया के अंदर और जहाँ पे हम उनकी सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पे मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। इसके लिए हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, इसके लिए हमें सियासत में हिस्सा लेने की ज़रूरत है, अपनी नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये चीज़ है मैं समझता हूँ जो अल्टीमेटली आगे लेके जाएगी। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। जी विकास भट्ट साहब, आप प्लीज़ इस पे कुछ रोशनी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ने बहुत सी बातें की, तो मैं चाहता हूं कि मेरी आज से 30-35 साल पहले एक रिसर्च थी कि द लाइफ ऑफ पाकिस्तानीज इन हॉलैंड, उसमें बहुत सी चीज़ों के लॉजिकल जवाब भी आज मुझे यहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि जो मेरा हाइपोथेसिस था वो था कि सोशल कंडीशन डिटरमिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो एक नीम जागीरदाराना समाज से जब पाकिस्तानियों ने हॉलैंड जैसे सरमायादाराना मुल्क में हिजरत की तो उनको इन्हीं मसाइल का सामना था। मैं मुख्तसर करूंगा, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे तनवीर जमान ने कहा कि एक चीज़ मैंने वहाँ पे फाइंडिंग में निकली कि वो खातून जो घर पे काम करती थी वो घर के खाना पकाना सफाई को काम नहीं समझती थी। जब उसने यही काम लेबर मार्केट में जाकर किया और महीने के बाद उसके हाथ में पैसे आए तो उसके ज़हन में काम की डेफिनेशन बदल गई, क्योंकि हमारे यहाँ ये तस्वर है कि हर वो काम है जिसकी उजरत मिले, और औरत यही काम बगैर उजरत के घर पे डोमेस्टिक कर रही थी। उसके बाद हमेशा, जी बिल्कुल, ये बात तो हमेशा से रही है और अभी भी है। उसका नतीजा ये निकला कि लोगों को, ख्वातीन में इमांसिपेशन आई। पर्दा एक बहुत बड़ा फैक्ट मेरे फाइंडिंग में आया कि वो ख्वातीन जो पर्दा करती थी जब बाहर काम करने आती हैं तो पर्दा नहीं करती,
और हैरान कुन तौर पर वही ख्वातीन जब पाकिस्तानी इज्तिमा में आती थी तो पर्दा करती थी, जब मिक्स गैदरिंग होती थी वहां नहीं। तो इसका मतलब कि पर्दा एक समाजी अमल था। इसी तरह सेकंड जनरेशन पे जो बात की कि वहां पे लड़कियों ने बड़े बोल्ड स्टैंड लिए, दूसरी नस्ल के बच्चों ने जिनको ना पाकिस्तानी मुकम्मल पाकिस्तानी समझते थे, ना डच मुकम्मल डच समझते थे, वो एक एम्बिग्युइटी में रह रहे थे, मगर उसके साथ साथ वो अपने हुकूक के बारे में भी आगाह थे। तो यहाँ बार बार एक फिक्रा टर्म बोली जाती है, असिमिलेशन, इंटीग्रेशन, मैं उसमें बाद में आता हूँ। तो इस किताब में जो फाइंडिंग आई लोगों में कि उस समाज में आकर ना सिर्फ उनका रहन सहन सकाफत बदली बल्कि उनके वर्ल्ड व्यू में भी तब्दीलियां आई। और एक जो आज यहाँ पे भी बहुत से लोगों को है कि एक पीछे जाने का ख्वाब, मिथ ऑफ रिटर्न, वो जो मर्द हजरात थे कि हमने बाहर पीछे जाना है, घर बनाना है, बल्कि मैंने एक दो पार्टियां भी अटेंड की जहाँ पे पीछे उन्होंने कोठी बनाई, उसकी वीडियो दिखा रहे हैं, मगर यहाँ पे वहाँ पे पैदा होने वाले बच्चे के लिए ये कोई अट्रैक्शन नहीं थी। जी बिल्कुल ठीक है। और जो लोग ये एक कन्फ्लिक्ट चलता है, और दोस्तों से पूछा भी आप वापस जा रहे हो, कहते जी ख्वाहिश तो है, ये टारगेट है, फलां टारगेट है, हमने हिजरत बच्चों के लिए की है, अब बच्चों के लिए यहाँ रहने पर मजबूर हैं। और कौन जाने और हैं कितने बरस परदेश में, हमारे एक दोस्त ने उसी वक्त सुनाया, कौन जाने और हैं कितने बरस परदेश में, जब कभी लौटें तो पागल जवानी ही ना हो। वाह वाह वाह, तो बहुत मैं अब आता हूं इंटीग्रेशन और असिमिलेशन की तरफ। असिमिलेशन बहुत मुरवजा एक टर्म है जिसको सोशियोलॉजिस्ट नहीं मानते, उसमें बहुत डिबेट है। असिमिलेशन को कुछ लोग पॉजिटिव अडॉप्टेशन कहते हैं। असिमिलेशन में एक ग्रोह दूसरे ग्रोह में जम हो जाता है अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म किए हुए, और उसमें हायरार्की है, उसमें तकसीम है, उसमें जबर से एलिमेंट है। और बकौल शायर, वो सारी खुशियां जो तूने चाही उठा के झोली में अपने रख ली, हमारे हिस्से में उज़्र आए, जवाज आए, असूल आए। असिमिलेशन के नाम पर, असूलों की बुनियाद पर एथनिक माइनॉरिटी पर सुप्रेशन होता है। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत बात आपने की। इंटीग्रेशन के साथ इसको लिंक करता हूं कि इसमें जो 1960 में इंग्लैंड में एक कानून हुआ जिसमें सोशियोलॉजिस्टों का बहुत रोल है, जिन्होंने कहा कि बेहतरीन हाल हिजरतों का जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि पूरी दुनिया की तारीख माइग्रेशन इमिग्रेशन की तारीख है। आप देखें तो आज दुनिया में 3.7% लोग महाजिर हैं, और यहां पे इंग्लैंड में 16% लोग वो हैं जिनकी जाए पैदाश इंग्लैंड नहीं है, जबकि बरतानिया के तकरीबन 4.5 मिलियन या 5.5 मिलियन अफराद दियारे गार में रहते हैं। मसला यहां पे ये बनता है कि जब इंटीग्रेशन में दोनों ग्रोह या दो से ज्यादा ग्रोह एक दूसरे के कल्चर, रवायात, मजहब और रहन सहन का एहतराम करते हुए बाहमी एहतराम और मर्जी से नए मुआशरे को तश्कील दें या नए असूलों को तश्कील दें, जिसका कानून के तहत जो है पाबंद बनाया जाए। और उसके लिए कमीशन ऑफ रेशियल इक्वालिटी काउंसिल, सर अब टाइम थोड़ा लिमिटेड है, आई एम सॉरी। मैं आखिर में जी प्लीज। कमीशन ऑफ रेशियल इक्वालिटी काउंसिल, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने बड़ा रोल है, सिबकतुल्लाह कादरी का, ही प्लेड इंपॉर्टेंट रोल टू दैट, जिसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे सबको इक्वालिटी में रहना चाहिए। और ये यहाँ दुखों की, ये आपके टॉपिक पे है कि यहाँ दुखों की अजीबो गरीब किस्में हैं, यहाँ दुखों की अजीबो गरीब किस्में हैं, तुम इस मुकाम पे होते तुम मर गए होते, ये सर्द रात
ये आवारगी, ये नींद का बोझ हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ तोकीर प्लीज़। देखिए इतनी सारी तो गुफ्तगू हो गई है। यहाँ पहले तो मैं एक ये जो माइग्रेशन पे बात हो रही है और ये जो आपके यहाँ बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और प्रोटेस्ट हुआ जी, एक बड़ा मुजाहरा हुआ। मेरे ख्याल में जब भी हम चीज़ों को देखें तो उसको रिवर्स करके देख लेना चाहिए। फर्ज कीजिए यहाँ से कोई 1 मिलियन 2 मिलियन गोरा पाकिस्तान पहुंच जाए और पाकिस्तान में वो ठीक वैसे ही तरीके से रहने की कोशिश करे जिस तरीके से वो यहाँ रहता है, तो क्या होगा? दुनिया भर की अगर आप इंसानी तारीख देखें तो ये लड़ाई हमेशा से रही है मकामी गैर मकामी की। उसमें वसाइल का मामला भी है, उसमें शनाख्त का मामला भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये तो खैर जो गुफ्तगू है वो है, इब्तिदा में जो नौजवानों ने 2 बातें की हैं वो बड़ी अहम हैं। उन दोनों जो इब्तिदाई आपने गुफ्तगू सुनी उसमें जुबान का उन्सुर आम था। हमारा मसला ये है, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां अब तक हम तय ही नहीं कर पाए कि हमारी जुबान कौन सी है। मसला ये है कि मैं जिस इलाके में पैदा हुआ वो, और ये कल्चर से इसलिए भी कि वो एक अमेरिकन राइटर हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, E.T. हॉल, उनकी किताब है एक साइलेंट लैंग्वेज, और उसमें वो लिखते हैं कि कम्युनिकेशन इज कल्चर एंड कल्चर इज कम्युनिकेशन। यानी आपके कल्चर का, आपकी सकाफत का बड़ा हिस्सा जुबान पर मबनी होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चूंकि मामला है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको जुबान तक जरा महदूद करने की कोशिश करता हूं। मैं पैदा हुआ एक इलाके में जो जेहलम और चकवाल के बीच का है। तो मैंने जो पहली जुबान सीखी, इंसान जो पहली जुबान सीखता है वो सबसे ज्यादा वक्त लगा के सीखता है। बड़ी मुश्किल से 5-6 बरस की उम्र में एक बच्चा बात करना शुरू करता है या चीजों को एक्सप्लेन कर पाता है। मैं जब 5 बरस की उम्र में स्कूल पहुंचा तो मेरे सामने एक अजनबी जुबान थी। मैंने कहा जी ये कौन सी जुबान है? उन्होंने कहा जी ये उर्दू है। मैंने कहा तो उर्दू क्यों है? उन्होंने कहा जी इसलिए कि जो आपकी जुबान है पोठवारी, उसमें तो इल्म नहीं है। हमने कहा चलिए ये सीख लेते हैं। जब हम 10वीं में पहुंचे तो वहां पर एक और अजनबी जुबान थी। उन्होंने कहा जी अब ये कौन सी जुबान है? उन्होंने कहा जी ये अंग्रेजी है। उन्होंने कहा जी उर्दू क्यों नहीं है? उन्होंने कहा जी उर्दू में तो इल्म नहीं है। तो मसला ये है कि उस माशरे में जहां एक बच्चा, उसका एक्सेस नहीं हो सकता जुबान तक, उसका एक्सेस नहीं हो सकता सकाफत तक भी। तो इसलिए हमारी जो कदीम रिवायतें हैं, हमारी जो कदीम सकाफत है उस खित्ते की, हमारी जो कौमी जुबानें हैं, वो कौमी जुबानें धीरे धीरे मसदूद होती जा रही हैं, उन पर हर्फ आता जा रहा है। हमारी तारीख, हमारा कल्चर, वो तमद्दुन, वो सब आहिस्ता सा ढह रहा है। हम जब यहां आते हैं तो यहां पर भी हमारे मसाइल वैसे ही होते हैं। हमें यहां पर भी वो जो आइडेंटिटी का हमें मसला लगता है वो ये है कि एक तो हम जो एक बच्चा है उसे कोशिश करते हैं कि वो हमारी जुबान सीखे, ज़ाहिर है हमारी ख्वाहिश है। अच्छा, लिसानियात के आमिल अफराद समझते हैं कि जुबान वो इस तरह के मुज़ाकरों में बचती है, ना लाइब्रेरियों में, ना शायरों की कुतुब में, वो बचती है सड़क पर। और सड़क पर इसलिए बचती है क्योंकि वहां बोली जाती है, और बोली यूं जाती है कि उसके अंदर 2 अनासिर होना चाहिए। पहला उन्सुर है कि उसके अंदर इल्म होना चाहिए, दूसरा उन्सुर है कि उसके अंदर रोजगार होना चाहिए। ये जो जुबान है जो हम अपने साथ लेके आए हैं, ये ना यहां पर हमारे बच्चे को इल्म दे सकती है, ना हमारे बच्चे को रोजगार दे सकती है। तो ये एक इजाफी चीज है जो हम अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशतबा के लिए हमें ये सिखाने की कोशिश करते हैं। और यही मेरे ख्याल में वो कॉन्फ्लिक्ट या तसादुम है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। हमें बैठ के सोचना ये चाहिए कि ये जुबान हम कैसे सिखाएं, इस जुबान के साथ हम क्या कुछ जोड़ सकते हैं। और वो जो जुबानें हैं, और यहां पर भी उन्होंने कहा जी उर्दू सीख लें, तो बाकी जुबानें भी हैं। वहां असल में मसला ये कि उर्दू ही सीखने के मामले में तो हम अपनी बुनियादी कौमी जुबानें भूल गए हैं। उन जुबानों के अंदर जो कहानियां हैं वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए ताकि वो बच्चे अपनी जुबान के जरिए अपनी उस सकाफत या तारीख तक पहुंचे। फिर ये आइडेंटिटी क्राइसिस थोड़ा सा कम होगा। शुक्रिया। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। चूँकि ये जो टॉपिक है बहुत वसी है, इसके ऊपर हम समझ लें कि हमने सिर्फ एक टच किया है, इसकी डिटेल में जाना इस वक्त इस इवेंट में तो मुमकिन नहीं। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि हम लोग जब भी ऐसे इवेंट करें तो प्लीज़ इसमें आप सब लोग ज़रूर अपना इनपुट कीजिएगा। और इसके साथ चूँकि जैसा कि आपको पता है टाइम लिमिटेड है, अब हमने अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना है, तो मैं इस शेर पे ये ख़त्म करूँगी। मैं चल रहा हूँ मगर देख हिजरतों की मता, मैं चल रहा हूँ मगर देख हिजरतों की मता, फ़कत कदम
ही नहीं शहर भी उठाता हूँ, रिटन बाय आतिफ तोकई साहब। और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन दें खुद को, टू सर्वाइव इन अ कंट्री विच डजंट हैव योर रूट्स and to be successful. Thank you so much.